कैसे हैं बच्चों? आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नेम हमें सजेस्ट कर रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे टूल्स, ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सिखाई जाएंगी जिनकी वजह से आगे के आने वाले चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को, इस चैप्टर में जो बेसिक चीज सिखाई जा रही है, अगर आपने इनको नहीं सीखा तो आगे आने वाले चैप्टर्स भी आपको समझ में नहीं आएंगे और कभी भी आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो बहुत ही ध्यान से और पूरे मन से इस चैप्टर को हमको सीखना है। सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स है, किन किन चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक मिनट, सबसे पहली चीज जो इसमें डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ मैटर। हालांकि ये चीज क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। इसमें हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल दोनों। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैटर के अंदर, उनका मेजरमेंट कैसे कैसे करा जाता है। इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स इन मेजरमेंट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक नई चीज आपके लिए आएगी जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस तरीके से आपने एक दो लॉज 9 में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा लॉज पढ़ेंगे, लगभग 5 लॉज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इसके बाद एक और यहाँ पर नया टॉपिक तो नहीं कह सकते, इसको पुराना ही है, 9th में आपने ये भी पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसको कवर करेंगे। इसके बाद ये नई चीज आपके लिए एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारा मोल कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। कभी भी आप इसके बिना आगे की चीजों को नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद बात आती है हमारी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स की। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशंस विद स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये स्टोइकियोमेट्री एक नया वर्ड आपके सामने है, लेकिन बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना है इस क्लास में। और इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटिंग रीजेंट की। ये भी एक नया टर्म आपके लिए। लिमिटिंग रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए और उनसे किसी भी रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए। और लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें हम पढ़ेंगे जो रिएक्शंस आपकी सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती हैं, हम उनकी कंसंट्रेशन को कौन कौन से टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी है, मोलैरिटी के अलावा नॉर्मेलिटी है ना, मोल फ्रैक्शन है। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम इस वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये सारे कंटेंट्स आप देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, फटाफट कर लीजिए। कर लिया? चलिए, अब आज के लेक्चर को हम शुरू करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर। नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, एक तरीके से रिकॉल करना है बस आपको। क्लास 9th में आपने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर एक चैप्टर ही था पूरा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए देख लेते हैं मैटर। देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही बेसिक चीज हो जाएगी। मैटर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी वो कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ मास होता है और जो रहने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर कहलाती है। अब हम बात करेंगे मैटर कितना टाइप का हो सकता है। मैटर के दो क्लासिफिकेशन है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने टाइप का मैटर हुआ करता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर देखते हैं कि मैटर कितने टाइप का होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिलहाल इस चैप्टर को या इस टॉपिक को मैं कहूं, आपको देख कैसे लगेगा ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं।
तो आप चैप्टर का नाम ही देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होंगी, और कुछ ऐसे भी कंटेंट्स रहेंगे जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देखें जो आप पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए यहाँ पर भी मिलेगा। बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। देखिए, इन तीनों चीजों को डिफाइन करने से पहले मैं एक आपको बेसिक चीज बता दूं कि जो भी मैटर होता है, आपने 9th क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब इन पार्टिकल्स में क्या खास बात होती है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम आमतौर पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बोल देते हैं। ठीक है ना। और अट्रैक्शन फोर्स तीनों ही टाइप के मैटर्स में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में होता है। खुद समझिए, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाएंगे, यानी उनके बीच का जो स्पेस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनमें बहुत कम होगा। ठीक है कि नहीं। और अगर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है तो वो उतने पास नहीं आ पाएंगे, उनके बीच का स्पेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो वो आपस में पास आएंगे ही नहीं, वो बहुत दूर दूर होंगे। इसका मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होगा। क्लियर। तो देखिए, जो भी मैटर होता है उसकी जो स्टेट्स हैं वो डिपेंड करती हैं किन चीजों पर, दो चीजों पर। वो दो चीजें कौन सी हैं, एक तो मैं बात करूं अट्रैक्शन फोर्स की, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमें इन दोनों चीजों पर ध्यान देना है। कोई भी मैटर जिस फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, ये दो चीजें उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बात कर लेते हैं सबसे पहले सॉलिड की। देखिए, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। फिलहाल हम यहाँ पर पार्टिकल वर्ड का यूज करेंगे। तो सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं, बहुत ज्यादा पास पास आ जाते हैं, और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूं वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, पार्टिकल्स बहुत पास पास हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वेरी लेस, या मैं कह दूं नेग्लिजिबल, ठीक है, ना के बराबर। जब पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे तो उनके बीच में जो स्पेस होगा वो ना के बराबर होगा, तो नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये दो चीजें सॉलिड के कह सकते हैं, सॉलिड के रेफरेंस में आपने ये चीजें देखी। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ही पास पास हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपको नहीं दिखेगा। ये जो थोड़ा बहुत स्पेस दिख रहा है इसीलिए हमने लिखा है नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ऐसा नहीं लिखा कि होता ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो चीजें हम आपस में रख दें या कुछ पार्टिकल्स आपस में रख दें और उनके बीच में स्पेस ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया सॉलिड्स का। देख सकते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं और इनके बीच में स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है, या है तो बहुत कम है। अच्छा, यही चीज अगर हम लिक्विड के केस में देखेंगे तो लिक्विड के केस में आप क्या देखेंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं होते हैं, बहुत कम भी नहीं होते। तो हम लिखेंगे मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस,
यानी अगर हम सॉलिड से कंपैरिजन करें लिक्विड स्टेट का, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज, जब अट्रैक्शन फोर्सेस कम है तो जितना क्लोज सॉलिड के पार्टिकल्स थे उतना क्लोज लिक्विड के पार्टिकल नहीं होंगे। यानी कह सकते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रहता होगा। तो हम यहाँ पर देखें, मैं सेम वर्ड यूज कर ले रहा हूं, मॉडरेट। मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक। इसका भी मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहा हूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, पार्टिकल्स उतने ज्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैस की। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स हुआ करते हैं पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले, वो यहां पर नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं। जब एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो वो पास पास क्यों आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है ना, वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये मैंने बेसिक चीज बताई सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, जो कि रिलेट कर रही है उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर। मैं इसका भी अगर मैं यहाँ पर डायग्राम एक बनाऊंगी छोटा सा, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, तो इस तरीके का मैं कुछ डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, जगह बिल्कुल नहीं बच रही है, फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर फोर्स थोड़ा कम था तो पार्टिकल अपने पास नहीं आ पाए, तो इसलिए यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है बीच बीच में। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा कम था, ना के बराबर था, इसीलिए यहाँ पर आपको स्पेस काफी ज्यादा दिख रहा होगा। अब इन चीजों की वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अलग, सॉलिड की और लिक्विड की प्रॉपर्टीज अलग, गैस की प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स के अंदर, कौन कौन सी लिक्विड के अंदर है, कौन कौन सी गैसियस स्टेट के अंदर है, वो हमें आगे पढ़नी है। और सारी प्रॉपर्टीज का जो बेस रहेगा वो ये दोनों चीजें ही रहेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी फटाफट देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब कोई भी सॉलिड खुद की शेप पजेस करता है। किसी भी सॉलिड को किसी दूसरे कंटेनर में आप रखते हैं तो वो कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, उसकी अपनी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होगी, ठीक है। साइज भी उसका अपना ही होगा और वॉल्यूम भी। ऐसा क्यों होता है, मैंने अभी बताया था, पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली क्लोज्ड हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो सारे पार्टिकल अपनी जगह फिक्स्ड हैं, तो समझ लीजिए कि ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, ना उसका साइज बढ़ सकता है, ना उसकी शेप बदल सकती है। समझ में आ रही है? ठीक। इसके बाद सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कठोर होते हैं, आप उनको
थोड़ा सा दबा के देखेंगे, कंप्रेस करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा रिजिड है, इनके अंदर सॉफ्टनेस नहीं हुआ करती है। दूसरी चीज में अगर बात करूं तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जिसको दबाया ना जा सके। अभी मेरी एक बात बताइए आप फटाफट, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स के बीच में ऐसी क्या है, स्पेसेस हैं बहुत सारे। अगर मैं कहता हूं उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, तो उसको दबाना आसान है, क्योंकि दबाएंगे तो ये पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फिलहाल स्पेस है, थोड़ी गुंजाइश है कि ये और ज्यादा थोड़े कॉम्पैक्ट हो जाएं। लेकिन सॉलिड्स के केस में तो ऐसा अरेंजमेंट होता ही नहीं। सॉलिड के केस में तो ऑलरेडी क्या अरेंजमेंट रहता है, आपने देखा था थोड़ी देर पहले, कुछ ये अरेंजमेंट रहता है सॉलिड के केस में। अब इसको कैसे कंप्रेस करा जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जितने पास पास हो सकते थे उतने पास तो है ही, इसका मतलब हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसके बाद सॉलिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो एक्चुअल में मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसका मतलब हम क्या कराना चाहते हैं, हम एक ऐसे अरेंजमेंट से एक इस टाइप के अरेंजमेंट में जाना चाहते हैं। ये अरेंजमेंट किसका है, सॉलिड का, और ये अरेंजमेंट किसका है, लिक्विड का। तो सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है वही तो मेल्टिंग है, और जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है वो मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉलिड से लिक्विड जब आपको बनाना है, इसका मतलब आपको ये जो अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में लग रहा है, जिस वजह से इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, उस स्पेस को बढ़ाना है। स्पेस को कैसे बढ़ा पाओगे, अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें इसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तब इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है इतना ज्यादा होता है कि उसको ब्रेक कराने के लिए हमें काफी हाई अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, हाई होते हैं। समझ में आ रही है? चलिए, और रिजिड के साथ में एक वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, हार्ड। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है सॉलिड के अंदर, देखिए डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम हो गया, रिजिड या हार्ड हो गए, इनकम्प्रेसिबल हो गए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गए। ठीक है, चलिए इतनी प्रॉपर्टीज काफी है, क्योंकि टॉपिक हम 9th में पढ़ चुके तो बहुत ज्यादा मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। यही प्रॉपर्टीज अपने जरा लिक्विड में और कंपेयर करा दूंगा आपके लिए। आप लोग 9th की बुक उठाकर एक बार दोबारा से इनको पढ़ सकते हैं। लिक्विड, तो लिक्विड के केस में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, शेप इज नॉट डेफिनेट। ठीक, दे acquire shape of the container। देखिए लिक्विड्स के केस में वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं रहती। कारण क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लिक्विड है जिसका अरेंजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किसका शेप दिखा है मैंने, मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास में कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर में मान लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, ये इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, जिसका मैंने ये आपको शेप दिखाया। अब इसका जो शेप होगा, वाटर जो मैंने इसके अंदर फिल किया है, ये जो शेप है ना वाटर की,
ये कैसी लग रही है आपको, ग्लास की शेप की। अगर मैंने इसको किसी और वेसल में पोर कर दिया तो ये वाटर वैसी शेप ले लेगा। बाउल में कर दूंगा, बाउल जैसी शेप ले लेगा। टेस्ट ट्यूब में कर लूंगा, टेस्ट ट्यूब जैसी शेप ले लेगा। यानी लिक्विड्स की अपनी खुद की कोई शेप नहीं हुआ करती है, उनको हम जिस कंटेनर में भरते हैं वो उसी कंटेनर की शेप गेन कर लेते हैं। जबकि वॉल्यूम इनका अपना कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम का मतलब ये है, बस जैसे मान लीजिए इस ग्लास में अगर ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल 500 ml वाटर आता है, इसका मतलब इस ग्लास का वॉल्यूम 500 ml हो गया। अब हमने अगर इतना पानी यहां तक भरा, यहां तक मान लीजिए हमने 350 ml वाटर इसमें भरा, तो वाटर का वॉल्यूम 350 ml ही रहेगा। ये कंटेनर का वॉल्यूम अचीव नहीं करते। ऐसा नहीं कि हमने पानी इतना डाला वो अपना फैल के पूरे कंटेनर की जगह को कवर कर लेगा, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को कवर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। इनका अपना खुद का वॉल्यूम होता है, लेकिन अपनी खुद की शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्टिकल्स जो है फिक्स नहीं है अपनी जगह पे। सॉलिड्स में क्या था, सारे पार्टिकल्स फिक्स थे। सॉलिड के पार्टिकल्स बस अपनी जगह पर क्या करते हैं, ऑसिलेशन कर सकते हैं, बहुत हल्की हल्की बात वाइब्रेट हो सकते हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल फिक्स नहीं होते, ये पूरे सरफेस के अंदर है, ये सरफेस है तो इसके अंदर ही अंदर क्या करेंगे, हैप्जार्डली मूविंग करते रहते हैं, मोशन करते हैं। इसको ब्राउनियन मोशन हम कहते हैं, हमने 9th में इस चीज को पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इनके बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, इनके बीच का स्पेस होता है वो इतना ज्यादा भी नहीं होता कि ये छोड़ के चले जाए एक दूसरे को। या हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलते हैं कि इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स इतना भी कम नहीं होता कि ये एक दूसरे को छोड़कर इस सरफेस से ही बाहर निकल जाए। अगर ये सरफेस से ही बाहर निकल जाते तो फिर इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहता, ठीक है। चलिए, लिक्विड्स को भी हम कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। हालांकि हमें लग रहा है कि सॉलिड वाले केस में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी बीच में, तो हमने कह दिया वो इनकम्प्रेसिबल है। इसमें तो हमको स्पेस दिखाई पड़ रहा है, तो ये कंप्रेस हो जाने चाहिए थे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो लिक्विड्स को भी कोई बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं करा जा सकता। कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम फिर भी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि लिक्विड्स भी कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है कि नहीं। टेंडेंसी टू फ्लो, इनके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। फ्लो होने की टेंडेंसी मतलब क्या, बहने की टेंडेंसी, बहने की नेचर। आपने देखा कोई लिक्विड जब हमारे ग्लास से या हमारे किसी कंटेनर से जमीन पर गिर जाता है तो वो बहने लगता है, फ्लो होने लगता है। इसी चीज को बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ फ्लो। जिसमें भी टेंडेंसी ऑफ फ्लो पाया जाता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड, यानी कि लिक्विड फ्लूइड का ही एक टाइप है, ठीक है। गैस भी फ्लो होती है, गैस में भी अगर हम देखें, जैसे आप परफ्यूम लेते हैं तो परफ्यूम थोड़ा सा आपने स्प्रे किया तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। इसका मतलब उसके पार्टिकल्स फ्लो होकर पूरे रूम में क्या हो गए हैं, फैल गए हैं। इसका मतलब गैस जो है उनको भी हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। यानी लिक्विड और गैसियस दोनों स्टेट जो है वो क्या कहलाती है, कलेक्टिवली हम उनको फ्लूइड कह सकते हैं। क्लियर है? तो देख लीजिए, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप और साइज डेफिनेट नहीं होता है। कंटेनर के शेप को ही ये गेन कर लेते हैं, सॉरी हाँ, कंटेनर की शेप को ही गेन कर लेते हैं, वॉल्यूम अपना खुद का रखते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और इनके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी रहती है। बॉइलिंग पॉइंट इनके मॉडरेट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं करनी, तो ऑलरेडी लिक्विड है। इसके बाद बात कर लेते हैं गैसियस स्टेट की। गैस, गैस में क्या होता है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, they acquire shape and वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज।
गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, जिस वजह से उनके बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, बहुत दूर चला जाता है उससे। इस वजह से इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ना इनके अंदर कोई डेफिनेट शेप होती है। सीधी सी बात है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास ही नहीं है, उनकी जगह ही फिक्स नहीं है, तो फिक्स शेप कैसे हो सकती है। दूसरी चीज, जैसे कि लिक्विड में बताया था कि लिक्विड क्या करते थे, जिस कंटेनर हम उनको फिल करेंगे उस कंटेनर का ही शेप गेन कर लेंगे। वैसे ही जो गैसियस स्टेट होती है, गैसेस भी जिस कंटेनर में आप भरेंगे उस कंटेनर का ही शेप गेन कर लेंगे। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है कि गैस के अंदर अपना खुद का वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो जिस कंटेनर में आप उस गैस को फिल करेंगे वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम गेन कर लेगी। और इम्पैक्ट मैं कहूँ, गैस का वॉल्यूम पता ही ऐसे करा जाता है, जिस कंटेनर में गैस भरी जा रही है उस कंटेनर का वॉल्यूम ही हम बोल देते हैं कि गैस का वॉल्यूम है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है इस तरीके का, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, मुझे पता है। और कोई व्यक्ति इसमें कुछ गैस डाल के हमको दे गया और उसने पूछा कि बताइए इसमें कितनी गैस है, तो हम कहेंगे कितनी है, 2 लीटर्स। क्योंकि गैस भली इतनी सी हो, यहाँ पर आने लायक इतना मॉलिक्यूल हो, लेकिन वो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं, तो ये मॉलिक्यूल धीरे 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 पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दे फिल देयर कंटेनर। हालांकि ये पॉइंट ऊपर लिख दिया है, उसी को दूसरी लैंग्वेज में वैसे भी लिख सकते हैं, दे फिल देयर कंटेनर। गैसेस अपने कंटेनर को पूरी तरीके से भर देती है। ठीक है कि नहीं, आप समझ रहे होंगे। जब अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर है, सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, तो वो जितनी उनको जगह मिलेगी फैलते चले जाएंगे, जब बाउंड्री आ जाएगी तो वहीं पर रुक जाएंगे। इसलिए आपने देखा भी होगा कि कोई भी गैस जो होती है, जैसे मैं परफ्यूम की बात कर लूं, परफ्यूम स्प्रे किया तो थोड़ा सा परफ्यूम निकला उसमें से 1 या 2 ml, लेकिन उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल गई। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स पूरे रूम के वॉल्यूम में क्या होता है, डिस्पर्स होता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट। ठीक है, पिछले वाले लिक्विड्स और सॉलिड्स में ये पॉइंट छूट रहा है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो सबसे फास्ट होती है किसके अंदर, गैस के अंदर। देखिए, डिफ्यूजन की प्रोसेस सीधे सीधे डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स कितनी जल्दी मूव कर सकते हैं। जल्दी मूव कब करेंगे, जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किसमें होता है, गैस में। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन वो गैसेस में होती है। लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन गैसियस स्टेट से थोड़ा स्लो होता है, और सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है, या यूं कह लें कि नहीं होता है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर सॉलिड्स में डिफ्यूजन के हमें ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखें फटाफट। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को मैंने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर कर दिया है। 9th क्लास का टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। एक बार 9th की बुक उठा के आप इसको रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे।